अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स डिस्कस यानी कि वफाकी फाइनेंशियल प्रोसीजर्स उसके ऊपर हमने डिस्कशन की थी अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर। अच्छा, फिर हमने डिस्कस किया था कि फेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड क्या होता है और पब्लिक अकाउंट क्या होता है। इसके बारे में हमने डिस्कशन की थी कि कौन सी जो पैसे हैं या कौन से अमाउंट्स जो हैं वो क्रेडिट होंगी फेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड में, यानी कि इस फ़ंड के अंदर। और फिर हमने कहा था इसके अलावा जो पैसे हैं वो कहाँ पे होंगे, वो पब्लिक अकाउंट में, यानी कि पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन, इसके अंदर क्रेडिट हुआ करेंगे, इसमें जमा करवाया करेगी गवर्नमेंट। अच्छा, उसके बाद हमने कस्टडी के बारे में पढ़ा है कि इसकी कस्टडी जो होगी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट की, ये किसके पास होगी, तो हमने इसके बारे में पढ़ा था। अच्छा, उसके बाद हमने डिस्कशन की थी एनुअल बजट की। ठीक है, तो एनुअल बजट के बारे में हमने कहा था कि इसमें क्या 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 चीज़ें जो हैं वो होती हैं। जैसे हमने कहा था कि एस्टिमेटेड रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं गवर्नमेंट के, वो इसके अंदर जो है वो लिखे होते हैं और ये नेशनल असम्बली के सामने जो है वो ले किए जाते हैं, प्रेजेंट किए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने इसमें कहा था कि कुछ चीज़ें सेपरेटली भी दिखानी होती हैं। वो हमने कहा था कि एक्सपेंसेस चार्ज बाय कंस्टिट्यूशन ऑफ फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, जो हमारा फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है उसमें से कौन से खर्चे करने हैं, ये जो है ये अलग से दिखाने होते हैं। और इसके अलावा जो हमारे दूसरे एक्सपेंसेस हैं जो कि प्रपोज किए जाएंगे, ये वाले अदर एक्सपेंसेस के लिए जो कि प्रपोज होते हैं कि वो भी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से होने हैं, जैसे सड़कें रोड्स वगैरह बनाने हैं, उसके बारे में हमने डिस्कशन की थी। ये जो ऊपर वाला पॉइंट था ये हमने कहा था आर्टिकल 81 के अंदर लिखा होता है कि ये कौन से एक्सपेंसेस हैं जो चार्ज होंगे बाय कंस्टिट्यूशन ऑन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। अच्छा, ये वो हमारा आर्टिकल 81 था जिसके अंदर ये सारे खर्चे बताए हुए थे। इनके ऊपर हमने डिस्कशन की थी। अच्छा, उसके बाद हमने कहा था कि एनुअल बजट स्टेटमेंट जो होती है उससे रिलेटेड क्या प्रोसीजर है। तो हमने कहा था कि ये जो एक्सपेंसेस चार्ज ऑन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड होते हैं जो कि आर्टिकल 81 में लिखे हुए हैं, ये डिस्कस होंगे नेशनल असम्बली में, लेकिन इसके ऊपर वोटिंग की ज़रूरत नहीं है। और जो जितने भी बाकी एक्सपेंसेस हैं ये सबमिट होते हैं नेशनल असम्बली को, ताकि वो इसके ऊपर जो है वो ग्रांट रेस करें। और हो सकता है असम्बली इस पे एग्री करे या ना करे, जो भी डिमांड है, और हो सकता है वो इससे रिड्यूस भी कर दे जो भी डिमांड है इन खर्चों की। ठीक है, और ये जितनी भी डिमांड होती है ये फेडरल गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन यानी सजेशन के ऊपर आती है। अच्छा, उसके बाद हमने कहा था कि ये जो एनुअल बजट होता है इसको अथेंटिकेट कौन करता है, तो ये प्राइम मिनिस्टर साइन करता है। और उसके बाद ये जब अथेंटिकेट हो जाता है स्केजुअल, तो इसको हम कहते हैं अथेंटिकेशन ऑफ स्केजुअल, जब उसके सिग्नेचर होते हैं प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद ये दोबारा नेशनल असेंबली के पास रखा जाता है, लेकिन इसके ऊपर डिस्कशन भी नहीं होती और वोट भी नहीं होता। अच्छा, उसके बाद हमने सप्लीमेंट्री और एक्सेस ग्रांट के बारे में कहा था कि समटाइम क्या होता है कि अथराइज एक्सपेंसेस जो हैं वो कम होते हैं। आप जिन खर्चे करने चाहते हो उसके लिए जो पैसे अथराइज किए गए हैं वो कम पड़ जाते हैं, या कोई नई सर्विस होता है, कोई नया खर्चा आपने करना होता है, उसके लिए ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। या फिर आपने जो स्पेंडिंग कर दी है किसी भी जगह पे, आपने जो खर्चा करना है वो एक्सीड कर देती है जितनी अमाउंट आपको ग्रांट की गई थी उससे। उस सूरत में क्या होता है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अथराइज कर सकती है एक्सपेंडिचर, ठीक है, फ्रॉम दी कंसोलिडेटेड फंड से, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से। और इसके लिए फेडरल गवर्नमेंट ले करती है नेशनल असेंबली के सामने आ सप्लीमेंट्री और एक्सेस बजट स्टेटमेंट। अच्छा, फिर हमने कहा था वोट ऑन अकाउंट्स। ठीक है, वोट ऑन अकाउंट ये आर्टिकल 85 था कि नेशनल असेंबली जो है वो क्या कर सकती है कि समटाइम खुद जो है वो ग्रांट कर सकती है जब आपको ऑथेंटिकेशन ऑफ स्केजुअल जो है वो लग रहा हो कि पेंडिंग में चला जाएगा। यानी कि अगर आपका पीएम मौजूद नहीं है अपनी सीट के ऊपर, लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर है या किसी और रीज़न की वजह से वो सीट पे नहीं है, तो फिर नेशनल असम्बली उस वाला काम कर सकती है, यानी कि उसको पीएम के सिग्नेचर्स की ज़रूरत नहीं है, वो खुद इसको ग्रांट को कर सकती है अलाउ। लेकिन वो सिर्फ 4 महीने का टाइम होता है इसके लिए, वो इसको कर सकती है।
अच्छा, सम टाइम क्या होता है कि नेशनल असम्बली भी नहीं होती, तो नेशनल असम्बली अगर डिसॉल्व हो जाए तो फिर फेडरल गवर्नमेंट के पास ये पावर आ जाती है और वो भी 4 महीने से ज़्यादा के लिए नहीं कर सकती ये काम। अच्छा, उसके बाद फिर हमने जो है पार्लियामेंट, उसके बारे में आर्टिकल 87 पढ़ा था कि जो पार्लियामेंट है, ठीक है, उसके 2 हाउसेस होते हैं और ये जो 2 हाउसेस होते हैं इनमें हमने कहा था कि सेनेट और पार्लियामेंट होता है और इनके दोनों के डिफरेंट ऑफिस होंगे, लेकिन एक बंदा हो सकता है कि दोनों ऑफिस के अंदर जो है वो सर्विसेज दे रहा हो। फिर हमने कहा था कि जो पार्लियामेंट है वो रेगुलेट करेगा जो भी रिक्रूटमेंट होगी किसी भी बंदे की इन दोनों हाउसेस के अंदर, ठीक है। और ये पार्लियामेंट जो है वो रेगुलेट कैसे करेगा, वो स्पीकर या चेयरमैन विद अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो रेगुलेशंस बनाएगा, रूल्स बनाएगा कि किस तरीके से रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन जो है वो उसको मैनेज करना है, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंस कमेटी। ये है आर्टिकल 88, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 88, फाइनेंस कमेटी। अच्छा, द एक्सपेंडिचर ऑफ द नेशनल असेंबली एंड सेनेट shall be controlled by National Assembly or Senate acting on the advice of Finance Committee। अच्छा, जितने भी खर्चे हैं नेशनल असेंबली के और सेनेट के, ये कौन कंट्रोल कर रहा होगा? ये नेशनल असेंबली और सेनेट खुद ही कंट्रोल कर रहे होंगे, लेकिन इसके पीछे उनको एडवाइस चाहिए होगी किसी फाइनेंस कमेटी। अच्छा, फाइनेंस कमेटी में कौन कौन होगा? फाइनेंस कमेटी शेल कंसिस्ट ऑफ स्पीकर और चेयरमैन, ठीक है। इन दोनों में से एक बंदा होगा या इनके साथ जो है ये या तो ये होगा या ये होगा, इनके दरम्यान में और का वर्ड है। और उनके साथ द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो होगा, एंड अदर मेंबर्स इलेक्टेड बाय नेशनल असेंबली और सेनेट। और इसके अलावा अगर कोई मेंबर जो है नेशनल असेंबली या सेनेट जो है वो इलेक्ट करना चाहे तो वो भी हों। मतलब क्या है कि या तो स्पीकर या चेयरमैन, इनमें से एक बंदा, एक फाइनेंस मिनिस्टर, और इसके अलावा अगर कोई और मेंबर्स इस फाइनेंस कमेटी में बैठाने हैं तो उनको इलेक्ट कौन करेगा? नेशनल असेंबली या सेनेट। ये जो फाइनेंस कमेटी होगी ये रूल्स बना सकती है फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर्स, जो भी इसके प्रोसीजर्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए ये रूल्स बना सकती है। अच्छा, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना ये है प्रोवेंशियल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स, यानी सूबाई फाइनेंशियल प्रोसीजर्स। अच्छा, जहाँ से चैप्टर स्टार्ट हुआ था वहाँ पे क्या था? फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स। वो वफाकी फाइनेंशियल प्रोसीजर्स थे, ये अब सूबाई फाइनेंशियल प्रोसीजर्स आ रहे हैं, ये भी हमारे आइन के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें हैं, अगर उनको समझ लिया जाए तो जितना हम अभी तक पढ़ चुके हैं अगर आपने वो याद कर लिया है तो ये वाले जितने भी आगे जो हैं आर्टिकल्स आने वाले हैं ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास होता है, वहाँ पे फेडरल कंसोलिडेटेड फंड था, यहाँ पे क्या है? फाइनेंशियल कंसोलिडेटेड फंड, और यहाँ पे भी पब्लिक अकाउंट ही है। अच्छा, ऑल रेवेन्यूज received loan raised by the provincial government and amount received by it in repayment of loan, ये हमने सारी बातें फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स में पढ़ ली थी। सेम वही बातें रिपीट हो रही हैं कि भाई जितने भी रेवेन्यू रिसीव होंगे टैक्सेस की सूरत में, फेडरल गवर्नमेंट भी टैक्स लगा सकती है, तो जितने भी रेवेन्यू रिसीव होंगे या लोन जो फेडरल गवर्नमेंट लेगी, ठीक है, सॉरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये प्रोविंशियल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स हैं, तो जितने भी रेवेन्यूज़ रिसीव होंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, या अगर वो कोई लोन लेती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और अगर उसने किसी को लोन दिया हुआ है उसकी रीपेमेंट आती है तो वो कहाँ पे जाएगी? वो जाएगी प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड में। जहाँ पे हमने फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स पढ़े थे वहाँ पे हमारे पास आता था फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, उसमें भी ये सारे आते थे लेकिन वहाँ पे ये वर्ड नहीं था, वहाँ पे था फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। और वो कहाँ पे चले जाते थे? फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में। अब बस आपने एक चीज़ जो है वो रिप्लेस करनी है, वो ये है कि जहाँ पे फेडरल था वहाँ पे अब आपने प्रोविंशियल लगा देना, बाकी चीज़ें वही हैं। अच्छा, अब हम ना एक थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं ताकि आगे जितना भी हमारा कंटेंट है जो प्रोविंशियल फाइनेंशियल प्रोसीजर से रिलेटेड है वो आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि वो सारे का सारा वही रिपीट हो रहा है जो हमने फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स के अंदर पढ़ा है, ठीक है।
अब क्या है, पहले क्या था, वफाकी लिहाज से हम बात कर रहे थे, अब हम सूबाई लिहाज से बात। अच्छा, कुछ टर्म्स यूज़ हुई थी जब हम फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे पार्लियामेंट आता था। अब जब हम प्रोविंशियल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स पढ़ेंगे तो पार्लियामेंट की जगह यहाँ पे क्या आया करेगा, प्रोविंशियल असेंबली। अच्छा, वहाँ पे आती थी नेशनल असेंबली, अब यहाँ पे आया करेगी प्रोविंशियल असेंबली। ठीक है, तो अब प्रोविंशियल असेंबली जो है वो रिप्लेस कर लेगी नेशनल असेंबली को भी और पार्लियामेंट को भी। ये चीज़ समझनी है। हमने फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स पढ़े, उसमें सारे टॉपिक्स हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस कर लिए। अच्छा, वो जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे अब दोबारा रिपीट हो रहे हैं प्रोविंशियल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स के अंदर। बस बस जो है ना वो वर्डिंग का फ़र्क है। पहले फेडरल के लिहाज से वर्डिंग थी, अब सूबे के लिहाज से वर्डिंग। वहाँ पे जहाँ जहाँ हम पार्लियामेंट यूज़ करते थे, अब हम पार्लियामेंट की जगह प्रोविंशियल असेंबली यूज़ करेंगे। वहाँ पे जहाँ जहाँ हम नेशनल असेंबली यूज़ करते थे, अब वहाँ पे हम प्रोविंशियल असेंबली यूज़ करेंगे। वहाँ जहाँ पे भी हम प्रेसिडेंट का वर्ड यूज़ करते थे, अब हम गवर्नर ऑफ प्रोविंस का वर्ड यूज़ करेंगे। वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट का वर्ड यूज़ करते थे, यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का वर्ड यूज़ करेंगे। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता था, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होगा। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट होती थी, यहाँ पे हाई कोर्ट होगी। वहाँ पे फेडरल कंसोलिडेटेड फंड होता था, यहाँ पे प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड होगा। वहाँ पे पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन था, यहाँ पे पब्लिक अकाउंट ऑफ प्रोविंस है। तो ये मैंने आपके लिए ना एक कंपैरिजन बनाया है। अगर ये कंपैरिजन आपको समझ आ गया, तो अगर आपने फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स अच्छे से याद कर लिए, तो प्रोविंशियल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाए। अच्छा, अब हम सारी चीज़ें जो हैं वही रिपीट हो रही हैं, उनको डिस्कस करते जाएंगे। प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड या पब्लिक अकाउंट, ठीक है, तो ऑल अदर मनी हमने क्योंकि इसके बारे में तो पढ़ लिया है। प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड में कौन से पैसे जाते हैं, तो उसमें जो भी हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का रेवेन्यू होगा, या जो भी वो लोन लेगी, या अगर उसने किसी को लोन दिया हुआ है उसकी रीपेमेंट आई है, तो वो कहाँ पे जाएगी, इस बास्केट के अंदर। अच्छा, इसके अलावा जितने भी होंगे पैसे, ठीक है, ऑल अदर मनीज रिसीव्ड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट या रिसीव्ड विद दी हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट। वहाँ पे क्या था, यहाँ जब हम फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स में पढ़ रहे थे कि पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन में कौन से जाते हैं, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट था, अब यहाँ पे हाई कोर्ट आ गया। यहाँ पे था फेडरल गवर्नमेंट से, अब यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ गई। ठीक है, ये दोनों पैसे कहाँ पे क्रेडिट हुआ करेंगे, पब्लिक अकाउंट ऑफ प्रोविंस के। अच्छा, कस्टडी की बात करें हम, तो कस्टडी जो होगी प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड की, उसकी पेमेंट विड्रॉल्स, ठीक है, और कस्टडी जो होगी पब्लिक अकाउंट ऑफ प्रोविंस की, उसकी पेमेंट और विड्रॉल्स, और इनसे रिलेटेड जितने भी मामलात हैं, इनको रेगुलेट कौन करेगा, प्रोविंशियल असेंबली रेगुलेट करेगी, या प्रोविंस जो कि गवर्नर जो है वो बना रहा होगा इस काम के लिए। वहाँ पे यहाँ पे क्या आ रहा था, पार्लियामेंट आ रहा था। यहाँ पे वहाँ पे क्या आ रहा होगा, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे वहाँ लिखा हुआ आ रहा होगा प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट की जगह आ गया गवर्नर, और यहाँ पे पार्लियामेंट की जगह पे आ गया प्रोविंशियल असेंबली। अच्छा, एनुअल बजट की बात करें तो सारे का सारा वही है, सिर्फ वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट थी, ठीक है, और वहाँ पे फेडरल जो हमारी नेशनल असेंबली है वो थी। अब यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और प्रोविंशियल असेंबली, तो ये याद कर लीजिएगा, सेम वही चीज़ें। अच्छा, उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे पढ़ी हुई हैं कि वहाँ पे हम कहते थे एक्सपेंसेस चार्ज बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, यहाँ पे है एक्सपेंसेस चार्ज बाय कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड। तो यहाँ पे अगेन वही होगा। तो ये चीज़ें वही हैं जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इस वजह से मैं इसको दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ पे बड़ी डिटेल में डिस्कशन होगी। वहाँ पे हमने पढ़े थे कौन से एक्सपेंसेस हैं जो चार्ज होते हैं फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में। यहाँ पे हैं एक्सपेंडिचर जो चार्ज होते हैं प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड में। वो कौन कौन से हैं, वहाँ पे था रेमुनरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यहाँ पे है रेमुनरेशन ऑफ गवर्नर,
वहाँ पे था जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे है जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, यहाँ पे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं प्रोविंशियल असम्बली के। ठीक है, इसके अलावा हाई कोर्ट, सेक्रेटरीट ऑफ द प्रोविंशियल असम्बली, इनके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं वो। ठीक है, फिर वहाँ पे डेट चार्जेस से फेडरल गवर्नमेंट के, यहाँ डेट चार्जेस हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट, बाकी चीज़ें वही हैं। अच्छा, वहाँ पे था कि अगर कोई जजमेंट या ऑर्डर आ जाता है अगेंस्ट फेडरल गवर्नमेंट किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल से, तो यहाँ पे है अगेंस्ट प्रोवेंस। उसके बाद है कि एनी अमाउंट डिक्लेयर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और बाय द एक्ट ऑफ प्रोविंशियल असम्बली, वहाँ पे था नेशनल। अच्छा, उसके बाद है प्रोसीजर रिलेटिंग टू एनुअल बजट स्टेट। जैसे हमने फेडरल के लिए पढ़ा था कि वहाँ पे एनुअल बजट एक स्टेटमेंट जो है वो नेशनल असम्बली के सामने रखी जाती है। ठीक है, फिर वहाँ से वो प्रेसिडेंट से साइन होती है, फिर दोबारा नेशनल असम्बली के पास आती है। यहाँ पे भी कुछ उससे मिलते जुलते प्रोसीजर्स हैं। एक्सपेंसेस चार्ज ऑन प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड इन एनुअल बजट स्टेटमेंट शैल बी डिस्कस्ड इन दी प्रोविंशियल असम्बली। वहाँ पे नेशनल असम्बली थी, यहाँ पे क्या है प्रोविंशियल असम्बली। वहाँ पे भी वोटिंग नहीं चाहिए होती थी इन एक्सपेंसेस के ऊपर जो चार्ज हो रहे होते हैं प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड के अंदर। वहाँ पे सॉरी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड था, यहाँ पे प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड है, तो यहाँ पे भी वोटिंग नहीं होगी। अच्छा, उनके अलावा जितने एक्सपेंसेस हैं जैसे डेवलपमेंट के एक्सपेंसेस है, सड़कें, रोड, ब्रिज वगैरह ये बनाने के, वो यहाँ पे भी क्या है कि प्रोविंशियल असम्बली के सामने रखे जाएंगे ताकि उसके लिए ग्रांट ली जाए। हो सकता है कि प्रोविंशियल असम्बली एग्री करे या ना करे, और हो सकता है इस डिमांड को वो रिड्यूस कर दे। उसके बाद है कि डिमांड फॉर ग्रांट कैन ओनली बी मेड विद द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। वहाँ पे था, यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा, अब अथेंटिकेशन ऑफ स्केजुअल की बात आ रही है। वहाँ पे आपका जो प्राइम मिनिस्टर था वो अथेंटिकेट करता था, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो है वो अथेंटिकेट करेगा, वो साइन करेगा स्केजुअल के ऊपर। ठीक है, ग्रांट जो कि प्रोविंशियल असम्बली ने की है आर्टिकल 120 के अंदर, अमाउंट रिसीव टू मीट द एक्सपेंसेस चार्ज ऑन प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, और ये एक्सीड नहीं करेंगे जो अमाउंट मेंशन होगी स्टेटमेंट के अंदर, जो कि प्रीवियसली प्रोविंशियल असम्बली के सामने रखी गई है। ये सारी बातें रिपीट हो रही हैं, अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि सारी बातें बिल्कुल रिपीट हो रही हैं। सिर्फ वो जो मैंने एक एनालिसिस दिया हुआ था उनमें जो वर्डिंग का फ़र्क आ रहा है, जो टर्म्स का फ़र्क आ रहा है, वो सिर्फ चेंज है, बाकी सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अथेंटिकेटेड स्केजुअल यानी कि साइन हुआ हुआ स्केजुअल दोबारा रखा जाएगा प्रोविंशियल असम्बली के सामने, लेकिन अब इसके ऊपर डिस्कशन या वोट नहीं होगा। ठीक है, और an expense from prevention consolidated fund shall be considered as authorized when it is specified in authentication schedule and schedule is laid before prevention assembly, ठीक है, as required by the clause। अच्छा, वहाँ पे भी हमने सप्लीमेंट्री एंड एक्सेस ग्रांट पढ़ा था, यहाँ पे भी है। If in a financial year it is found that authorized expenses for a particular service is insufficient or expense for a new service is required which is not included in annual budget statement। वहाँ पे भी यही बात पड़ी थी कि सम टाइम क्या होता है कि आपने किसी ख़ास सर्विस के लिए जो अथराइज़ किया था एक्सपेंस वो कम पड़ जाता है, या आपको एक और एक्सपेंस करना पड़ता है किसी नई सर्विस के लिए जो पहले से इंक्लूड नहीं हुई होती एनुअल बजट के अंदर, या आपने जो अमाउंट स्पेंड की है किसी खास सर्विस पे वो एक्सीड कर जाती है जितने का उसको ग्रांट मिला था उससे। तो इस केस में क्या होता है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसके पास पावर है कि वो थ्राइज कर दे एक्सपेंडिचर फ्रॉम दी प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड से। ठीक है, और ये सेम वही बात है जो वहाँ पे हमने पढ़ी थी। वहाँ पे जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड था उसमें से अथराइज कर रही थी फेडरल गवर्नमेंट, यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड में से अथराइज कर रही है। इसके लिए भी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको ले बिफोर करना होगा प्रोविंशियल असम्बली के सामने, जो सप्लीमेंट्री बजट है वो, या टेस्ट बजट स्टेटमेंट है वो। ठीक है, उस पर लिखना होगा कि कितनी अमाउंट का एक्सपेंडिचर है। अच्छा, वहाँ पे भी वोट ऑन अकाउंट पड़ा था, यहाँ पे भी वोट ऑन अकाउंट है। द प्रोविंशियल असम्बली कैन मेक एनी ग्रांट इन एडवांस ऑफ एस्टिमेट एक्सपेंडिचर फॉर अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर नॉट मोर देन 3 मंथ। अब यहाँ पे सिर्फ आपने नोट करना है, वहाँ पे जहाँ पे हमने वोट ऑन अकाउंट पढ़ा था वो इस सूरत में होता था कि अगर आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो नहीं है अपनी सीट,
यहाँ पे किस सूरत में हो रहा होगा कि आपका जो चीफ मिनिस्टर है वो अपनी सीट पे नहीं है, तो फिर प्रोविंशियल असम्बली के पास पावर आ जाती है कि वो जो है वो ग्रांट कर सकती है एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के लिए। लेकिन यहाँ पे नॉट मोर देन 3 मंथ है, वहाँ पे 4 मंथ थे, तो इसमें प्रोवेंशियल के केस में यहाँ पे 3 मंथ की वन है, बाकी चीज़ें सेम है। अच्छा, वहाँ पे क्या होता था कि अगर नेशनल असम्बली डिज़ोल्व हो जाए तो फिर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट अथोराइज कर सकती है एक्सपेंडिचर के लिए। यहाँ पे प्रोविंशियल असम्बली अगर डिज़ोल्व हो जाए तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो अथोराइज कर सकती है। ये आपको ने देखा होगा, जब इलेक्शन से पहले अबूरी हुकूमत आती है उस टाइम की बात हो रही है। उस टाइम असम्बली तो होती नहीं है, ठीक है। तो जो उस टाइम गवर्नमेंट में होते हैं, जैसे यहाँ पे भी जो है वो टेम्प्रेरी बेसिस के ऊपर जब असम्बली वगैरह डिज़ोल्व हो जाए, इलेक्शन होने हो, तो एक जो है ना वो केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाती है, सूबों में भी और फेडरल जो है वफाक में भी। तो ये भी खुद से, क्योंकि प्रोविंशियल असम्बली डिज़ोल्व हो चुकी है, तो फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो अथराइज कर सकती है एक्सपेंसेस, लेकिन नॉट मोर देन 4 मंथ। ये 4 मंथ ही हैं। सिर्फ यहाँ पे पिछले केस में वोट ऑन अकाउंट में 3 मंथ थे, फेडरल में यहाँ पे भी 4 ही मंथ थे। अच्छा, उसके बाद हैं प्रोविंस रिलेटिंग टू नेशनल असम्बली ETC टू अप्लाई ऑन प्रोविंशियल असम्बली। अच्छा, कुछ ऐसी प्रोविंस थी जो नेशनल असम्बली पे रिलेट कर रही थी नेशनल असम्बली से, अब वो प्रोविंशियल असम्बली पे अप्लाई होंगी, यानी कि आर्टिकल 87, 88, ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके से होंगी। यहाँ पे अब उन्होंने खुद ही बता दिया, मतलब ये दोबारा से री राइट करने की भी उन्होंने ज़रूरत नहीं महसूस की। बाकी चीज़ें तो उन्होंने री राइट कर दी वर्डिंग चेंज करके। जो पहले फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड थी उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रिलेटेड बनाने के लिए उन्होंने वर्डिंग चेंज कर दी। लेकिन जो आर्टिकल 87 और 88 है, इस केस में तो उन्होंने री राइट करने की भी ज़रूरत नहीं समझी। उन्होंने आपको बता दिया कि जहाँ पे पार्लियामेंट है, ठीक है, हाउस और नेशनल असम्बली, उसको अब हम कैसे पढ़ेंगे, प्रोविंशियल असम्बली। मतलब अब यहाँ पे इन आर्टिकल्स को दोबारा लिखने के बजाय उन्होंने क्या कहा, आइन के अंदर उन्होंने ये कहा कि ये जो आर्टिकल थे ना, प्रोविंस थी जो जो नेशनल असम्बली से रिलेटेड थी, यानी फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड थी। अब जब प्रोविंशियल असम्बली या प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो अब आपने कुछ चीज़ों को रिप्लेस करके खुद से ही पढ़ लेना है, यानी कि पार्लियामेंट या नेशनल असम्बली की जगह अब आपने क्या लिखना है, प्रोविंशियल असम्बली। जहाँ पे प्रेसिडेंट था, अब वहाँ पे आपने गवर्नर ऑफ प्रोविंस पढ़ना है, ठीक है। जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट थी, अब आपने वहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट पढ़नी है, ठीक है। जहाँ प्राइम मिनिस्टर था, अब आपने वहाँ पे चीफ मिनिस्टर पढ़ना है। जहाँ पे नेशनल असम्बली थी, अब आपने वहाँ पे प्रोविंशियल असम्बली पढ़नी है। अच्छा, चलें नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल फाइनेंस कमीशन। ये जो नेशनल फाइनेंस कमीशन का हमारा टॉपिक है ना, इसमें कुछ डिफरेंट सब हेड्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, जैसे कंस्टिट्यूशन या फॉर्मेशन। ये नेशनल फाइनेंस कमीशन बनता कैसे है, इसकी कंस्टिट्यूशन कैसे होती है, या इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है। ये पास्ट पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये हम पढ़ेंगे। फिर इसकी नेशनल फाइनेंस कमीशन की ड्यूटीज़ क्या हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जो शेयर होता है रेवेन्यू का, वो प्रोवेंसेस को किस तरह मिलना है वो पढ़ेंगे। फिर इस नेशनल फाइनेंस कमीशन की मॉनिटरिंग के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम ऑर्डर बाय प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम अमेंडमेंट्स इन लॉ ये पढ़ेंगे, और फिर ग्रांट इन एड पढ़ेंगे। अच्छा, इनकी तरतीब डिफरेंट हो सकती है जब हम पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये आप कह लो कि इस पूरे टॉपिक के अंदर कुछ ये सब टॉपिक्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये इस तरीके से जो है अलग अलग हमने तैयार करने हैं। अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कि रेवेन्यू जो होता है, जब कोई भी आप रेवेन्यू कमा रही होती है गवर्नमेंट, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है वफाक में और सूबों में। नेशनल फाइनेंस कमीशन, अच्छा, इसकी कंस्टिट्यूशन या फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। नेशनल फाइनेंस कमीशन की फॉर्मेशन कैसे होती है, कंस्टिट्यूशन ऑफ NFC, हु मे बी मेंबर ऑफ NFC, ठीक है। तो
कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करेंगे या कौन कौन इसके मेंबर होंगे उस पर बात करने जा रहे हैं। द प्रेजिडेंट शेल एट इंटरवल्स नॉट एक्सीडिंग 5 years कंस्टिट्यूट आर नेशनल फाइनेंस कमीशन कंसिस्टिंग ऑफ। अच्छा, जो प्रेसिडेंट है, सदर है, उसने 5 साल से ज़्यादा का टाइम नहीं लेना। उससे पहले पहले उसने जो है कंस्टिट्यूट करनी है नेशनल फाइनेंस कमीशन, जो इन मेंबर्स के ऊपर मुश्तमिल होगी। इसमें मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होगा फेडरल गवर्नमेंट का, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। सच पर्सन एज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद गवर्नर्स ऑफ प्रोविंस। ठीक है, मतलब उसमें एक तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होगा वफाकी हुकूमत का, मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस होंगे सारे सूबाई हुकूमतों के, और इनके अलावा कोई और पर्सन अगर प्रेसिडेंट अपॉइंट करे कंसल्ट करने के बाद जितने भी गवर्नर्स हैं सूबों के उनके साथ। अब हम ड्यूटीज़ की बात कर लेते हैं। ठीक है, एनएफसी की ड्यूटीज़ क्या है? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एनएफसी टू मेक रिकमेंडेशंस टू प्रेसिडेंट। अच्छा, एनएफसी की ड्यूटी है कि उसने सजेशंस देनी है प्रेसिडेंट को इस चीज़ के बारे में। पहला पॉइंट है रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रिसीट्स। ठीक है, बिटवीन फेडरल एंड प्रोवेंसेस। ठीक है, जितने भी टैक्स की रिसीट्स होती हैं, जितना भी जनरल पब्लिक से टैक्स लिया जाता है, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वफाक में और सूबों में। ठीक है, इस बारे में सजेशन देती है प्रेसिडेंट को एनएफसी। अच्छा, और क्या करती है? मेकिंग ऑफ ग्रांट इन एड बाय फेडरल गवर्नमेंट टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। समटाइम क्या होता है, ग्रांट इन एड दी जाती है, एड एक किस्म की दी जाती है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से सूबों को, उसके बारे में भी प्रेसिडेंट को सजेशन देगी एनएफसी। द एक्सरसाइज बाय द फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ऑफ बोरिंग पावर्स। ठीक है, इनके पास पावर होती है, फेडरल गवर्नमेंट के पास भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास भी पावर होती है कि वो कर्जा ले सकती हैं, उनके पास ये पावर है। ठीक है, वो कैसे एक्सरसाइज करेंगे इसके बारे में भी सजेशंस दे सकती है प्रेसिडेंट को एनएफसी। अच्छा, एनी अदर फाइनेंस मैटर रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट। इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट को किसी चीज़ के ऊपर सजेशन या रिकमेंडेशन चाहिए तो वो फाइनेंस से रिलेटेड मैटर जो है वो एनएफसी को प्रेसिडेंट कह सकता है कि इसके ऊपर मुझे रिकमेंडेशन दो। अच्छा, अब टैक्सेस रेज्ड बाय द पार्लियामेंट, सॉरी यहाँ तक। अच्छा, टैक्सेस रेज्ड बाय द पार्लियामेंट, द टैक्सेस referred to in paragraph A of class B raised under the, तो आप बेशक काट दें, taxes raised by under authority of मजलिस शोरा पार्लियामेंट आर एज फॉलो। कुछ टैक्सेस हैं जो रेस कर सकती है पार्लियामेंट, वो कौन से हैं? टैक्स ऑन इनकम इंक्लूडिंग कॉरपोरेशन टैक्स यानी कंपनीज के ऊपर टैक्स, बट नॉट इंक्लूडिंग टैक्सेस ऑन इनकम कंसिस्टिंग ऑफ रेमुनरेशन पेड आउट ऑफ द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, इनकम के ऊपर टैक्सेस जो हैं वो पार्लियामेंट लगा सकती है, इसमें कंपनीज वगैरह के ऊपर भी टैक्सेस हैं, लेकिन इसमें शामिल नहीं होंगे वो टैक्सेस जो इनकम के ऊपर लग रहे हैं, जो कि रेमुनरेशन की सूरत में पे होती है आउट ऑफ फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। अच्छा, कुछ एक्सपेंडिचर्स हमने पढ़े थे जो कि चार्ज होते थे फेडरल कंसोलिडेटेड फंड को, वहाँ पे डिफरेंट लोगों के रेमुनरेशन की बात हो रही है, उनके ऊपर जो टैक्सेस लगाने हैं उसको छोड़ के बाकी लोगों की इनकम के ऊपर टैक्सेस और कॉरपोरेशन टैक्सेस यानी कंपनीज के ऊपर टैक्सेस जो हैं वो कौन लगा सकती है? मजलिस शोरा या पार्लियामेंट। टैक्सेस ऑन सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड मैन्युफैक्चर कंज्यूम, ये ऊपर वाला इनकम टैक्स की बात हम कर रहे थे, यहाँ पे सेल टैक्स की बात हो रही। एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑन कॉटन एंड सच अदर एक्सपोर्ट ड्यूटीज एज स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो कुछ एक्सपोर्ट के ऊपर भी ड्यूटीज लग रही होती हैं, उन टैक्सेस की बात हो रही है। Such duties as specified by the president and such other taxes as specified by the president, ये जनरल बात करती है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं शेयर ऑफ प्रोवेंसेस, सूबों का शेयर या हिस्सा।
द शेयर ऑफ provinces इन ईच अवार्ड recommendation of national finance commission shall not less than the share in previous award। अच्छा, हमने ये पढ़ा कि जो एनएफसी है वो रिकमेंडेशन देती है कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है फेडरल गवर्नमेंट में पैसा और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अंदर, यानी कि जो प्रोविंसेस हैं उनको कुछ हिस्सा मिलना है। ठीक है, जितना भी पैसा कमा रही होती है गवर्नमेंट उसमें से सूबों को कुछ हिस्सा मिलना होता है। ये जो शेयर होगा ये कभी भी जो पिछले साल शेयर मिला है उससे कम नहीं होना, उससे ज़्यादा कर सकते हो आप। ठीक है, यानी कि 2024 में जितना शेयर सूबों को मिला होगा 2025 में उससे कम नहीं किया जा सकता। ये कंडीशन है जो रिकमेंडेशन होगी एनएफसी की। द फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर एंड प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर्स, ठीक है, सारे सूबों का मिनिस्टर और फेडरल मिनिस्टर जो है, shall monitor the implementation of the award biannually, यानी कि आफ्टर 2 years, and lay their report before both houses parliament and provincial assembly। जो फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर है और जो प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं ये मॉनिटर किया करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अवार्ड। ये जो पैसा सूबों को मिल रहा है इसकी इम्प्लीमेंटेशन सही हो रही है, इसको कौन मॉनिटर करेगा? फाइनेंस मिनिस्टर जो कि फेडरल का है और जो सूबों के फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये लोग। और ये बाय एनुअली, ठीक है, हर 2 साल बाद। और ये अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट किया करेंगे पार्लियामेंट को भी और प्रोविंशियल असम्बलीज को भी। अच्छा, उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। पहला है ऑर्डर बाय प्रेसिडेंट। ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल फाइनेंस कमीशन, प्रेसिडेंट शैल स्पेसिफाई द शेयर ऑफ टैक्स रसीट्स विच इज़ टू बी एलोकेटेड टू ईच प्रोविंस। अच्छा, रिकमेंडेशन कौन दे रहा होगा? एनएफसी। किसको? प्रेसिडेंट को। ठीक है, इस रिकमेंडेशन की बेसिस के ऊपर प्रेसिडेंट ऑर्डर करेगा कि कितना शेयर जो है टैक्स जो कलेक्ट हुआ है उसमें से कितना शेयर जो है वो एलोकेट करना है सूबों में, हर सूबे में कितना जाएगा। दैट शेयर शैल बी पेड टू दी गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस कंसर्न, और हर जो सूबे की गवर्नमेंट है उसको वो पे करना है जो भी उसका शेयर बनता है। शेयर शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, और ये फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के अंदर नहीं होना। जो इनका शेयर है, यानी कि अगर ये इतना पैसा जमा हुआ है टैक्सेस की सूरत में, तो इतना पंजाब के लिए रख दिया, इतना केपी के लिए, इतना बलूचिस्तान के लिए, इतना सिंध के लिए, ये जो सारी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है इनके लिए पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट करना है ये फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जाना, ये सूबों को देना है। ठीक है, वो कितना देना है ये प्रेसिडेंट ऑर्डर करेगा, किसकी रिकमेंडेशन पे? नेशनल फाइनेंस कमीशन की। द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल फाइनेंस कमीशन यानी एनएफसी की शैल बी लेड बिफोर बोथ हाउस एंड प्रोविंशियल असम्बली, यानी जो आपके दो हाउस हैं, ठीक है, नेशनल असम्बली और सेनेट, उनके सामने भी रखना है और प्रोविंशियल असम्बली के सामने भी रखना है जो भी रिकमेंडेशन है एनएफसी की। अच्छा, बिफोर एनी ऑर्डर रिगार्डिंग द शेयर ऑफ टैक्स रिसीट्स, ठीक है, जो प्रेसिडेंट ने ऑर्डर करना था कि इतना टैक्स के जो शेयर है वो इनको देना है सूबों को, तो ये ऑर्डर करने से पहले मेक सच अमेंडमेंट इन लॉ रिलेटिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट एज ही कंसिडर्ड नेसेसरी। ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट जो है अगर वो चाहे ऑर्डर करने से पहले कि यार सूबों को अब ज़्यादा हमने शेयर देना है या कम देना है, तो वो ये जो चेंजेस हैं ये कर सकता है अगर उसको ज़रूरी लगे। कैसे कर सकता है इसके बारे में वो लॉ बना के कर सकता है। अच्छा, द प्रेसिडेंट में बाय ऑर्डर मेक ग्रांट इन एड टू द प्रोविंसेस इन नीड ऑफ असिस्टेंट एंड सच ग्रांट शैल बी चार्ज अपॉन द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। अच्छा, अगर सदर को लगता है कि भाई किसी एक सूबे को ग्रांट की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, समटाइम क्या आता है जैसे ज़लज़ला वगैरह आ गया या कोई जो है वो नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, तो उस सूरत में किसी सूबे को हो सकता है पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, तो प्रेसिडेंट एक ऑर्डर कर सकता है कि ग्रांट दो या सूबे को या किसी भी सूबों को जिनको ज़रूरत है इसकी। और ये सच ग्रांट, ये जो पैसे दिए जाएंगे ये कहाँ से दिए जाएंगे? फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से, यानी कि जो वफाकी हुकूमत के पास पैसा है उसमें से सूबों को ग्रांट भी दी जा सकती है। अब ये एक स्पेसिफिक आर्टिकल है
जो कि है नेचुरल गैस एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड। ये है आर्टिकल 161 का ए पॉइंट है। द नेट प्रोसीड्स यानी रिसीट्स ऑफ फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑन नेचुरल गैस, ठीक है, चार्ज एट वेल हेड एंड रॉयल्टी कलेक्टेड बाय फेडरल गवर्नमेंट shall not form part of federal consolidated fund and shall be paid to province where wellhead is located। समटाइम क्या होता है, किसी भी सूबे में से के गैस निकल आई है या वहाँ से ऑयल निकल आया या वहाँ पे कोई बिजली का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो उन्होंने प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट किया। अच्छा, इसके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई जाए या रॉयल्टी जमा करे फेडरल गवर्नमेंट, तो वो फेडरल गवर्नमेंट उसको अपने फंड का पार्ट नहीं बनाएगी, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट नहीं बनाएगी। वो उस सूबे को दे देगी जहाँ से वो गैस निकली है या जहाँ पे वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अगला भी पॉइंट यही है, नेट प्रोसीड्स ऑफ फेडरल एक्साइज टैक्स एंड ऑन ऑयल चार्ज। यहाँ पे क्या था, नेचुरल गैस चार्ज, यहाँ पे है ऑयल चार्ज कि यहाँ कहीं से अगर किसी सूबे में से गैस निकल आई है, ऑयल निकल आया है किसी भी कुएं वगैरह से, तो वो भी गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा रही है उसको भी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट नहीं बनाएगी, वो भी उसी सूबे को दी जाएगी जहाँ से वो निकला है। नेट प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द बल्क जनरेशन ऑफ पावर। अच्छा, अब इसमें आपने ये समझना है, जो पहला पॉइंट है ना ए, उसके अंदर नेचुरल गैस की बात हुई है और ऑयल की बात हुई है। जो सेकंड पॉइंट है उसमें बल्क जनरेशन ऑफ पावर की बात हुई है, यानी कि बिजली वगैरह की जो कि बन रही है हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन वगैरह से, तो ये भी पे होगी प्रोवेंस को। यहाँ पे नेट प्रोसीड्स आती थी दोनों पॉइंट्स में, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, नेट प्रॉफिट मींस रेवेन्यू फ्रॉम सप्लाई ऑफ पावर लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब जो नेट प्रॉफिट बन रहा है कि वो आपको जो रेवेन्यू आ रहा है सप्लाई ऑफ पावर बिजली दे के, जो आपको रेवेन्यू आप कमा रहे हो और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उसमें से लेस कर दो, तो बाकी जो बचेगा वो भी किसको दिया जाएगा, सूबों को दिया जाएगा जहाँ पे वो प्रोजेक्ट लगा हुआ है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्राइस सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट टू बिल अफेक्टिंग टैक्सेशन इन विच प्रोविंसेस आर इंटरेस्टेड। Following bills will not be moved in National Assembly without sanction of President। कुछ बिल्स हैं जो कि नेशनल असम्बली के सामने नहीं भेजे जा सकते या नेशनल असम्बली के सामने नहीं रखे जा सकते विदाउट सैंक्शन, इजाज़त लिए बगैर, किसकी, प्रेसिडेंट की। अ बिल विच इम्पोज, ठीक है, इम्पोजेस वेरीज अ टैक्स द प्रोसीड ऑफ विच इज़ एलोकेटेड टू एनी प्रोवेंस। यानी कि कोई भी टैक्स इम्पोज हो रहा हो जिसकी प्रोसीड जो है वो एलोकेट होगी किसी सूबे को। ठीक है, वेरीज द मीनिंग्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम फॉर चार्जिंग इनकम टैक्स। ठीक है, यानी कि अगर आपने ये जो एग्रीकल्चर इनकम है अगर इसके मायनी या डेफिनेशन चेंज करनी है तो इस तरह का भी बिल नेशनल असम्बली में नहीं जा सकता प्रेसिडेंट की इजाज़त के बगैर। क्या आपने कोई टैक्सेस लगाने हैं जिसकी प्रोसीड जो है वो प्रोवेंसेस के पास जानी है तो उस पर भी नेशनल असम्बली में जाने से पहले इजाज़त लेनी होगी प्रेसिडेंट को। उसके बाद अफेक्ट्स द प्रिंसिपल्स ऑन विच मनी आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रोवेंसेस, यानी कि कोई भी ऐसे असूल बनाने हैं आपने जिसमें पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा सूबों में, तो वो भी आप नेशनल असम्बली में नहीं भेज सकते जब तक आपको प्रेसिडेंट की सैंक्शन ना मिले। अच्छा, प्रोवेंशियल टैक्सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोवेंशंस प्रोफेशंस ईटीसी। सूबाई टैक्सेस की बात हो रही है प्रोफेशन से रिलेटेड। A provincial assembly may impose taxes not exceeding limit specified by Majlis Shura यानी पार्लियामेंट on person engaged in profession, trade और employment। अच्छा, एक तो हमने कहा कि जो हमारा पार्लियामेंट है ना वो कुछ टैक्स लगा सकता है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, ठीक है, वो लगा सकता है। अच्छा, सूबे भी कुछ टैक्स लगा सकते हैं। सूबे लगा सकते हैं किसी भी प्रोफेशन के ऊपर, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह सर्विसेज दे रहे हैं इनके ऊपर, कोई ट्रेड कर रहे हैं उसके ऊपर, कोई जॉब कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट में उसके ऊपर लगा सकता है, लेकिन वो टैक्सेस जो लगाएंगे वो एक्सीड नहीं करने चाहिए उस लिमिट से जो पार्लियामेंट ने बताई हुई है।
अब आ रहा है हमारे पास ग्रांट्स आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड। हमने ये पढ़ा कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो समटाइम ग्रांट दे सकती है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से, अगर किसी सूबे को उसकी ज़रूरत है। अब उसी के बारे में बात हो रही है। द फेडरेशन और प्रोविंस में मेक ग्रांट फॉर एनी पर्पस। तो अब फेडरेशन तो दे ही सकती थी, सूबे भी ग्रांट दे सकते हैं। जैसे पंजाब गवर्नमेंट किसी चीज़ पे ग्रांट देना चाहती है तो वो भी दे सकती है। अब वफाकी गवर्नमेंट किसी चीज़ पे ग्रांट देना चाहती है तो वो भी दे सकती है। अच्छा, अब है एग्जेम्पशन ऑफ सर्टन पब्लिक प्रॉपर्टी फ्रॉम टैक्सेशन। टैक्स के अंदर कुछ एग्जेम्पशंस हैं खास पब्लिक प्रॉपर्टीज। द फेडरल गवर्नमेंट इज़ नॉट लाइबल टू पे टैक्स। जो हमारी वफाकी गवर्नमेंट है वो टैक्स नहीं दिया करेगी अपनी किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर, किसी भी इनकम के अंदर, किसी भी इनकम के ऊपर अंडर एनी एक्ट ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। यानी कि पंजाब के अंदर, ठीक है, अगर कोई वफाकी हुकूमत कोई प्रॉपर्टी रख के बैठी हुई है या उसने कोई इनकम कमाई है तो पंजाब वालों को वफाकी हुकूमत टैक्स नहीं देगी। इसी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज़ नॉट लाइबल टू पे टैक्स ऑन इट्स प्रॉपर्टी और इनकम अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और एक्ट ऑफ प्रोविंशियल असेंबली ऑफ अदर प्रोविंसेस। पंजाब गवर्नमेंट ने अगर कोई प्रॉपर्टी रखी हुई है से के KPK में या इस्लामाबाद में, ठीक है, तो इसके ऊपर वो भी टैक्स नहीं देगा। अच्छा, लेकिन इफ़ एनी ट्रेड बिजनेस इज कैरिड, अगर कोई ट्रेड या बिजनेस कर रही है प्रोवेंशियल गवर्नमेंट आउटसाइड प्रोवेंस, अपने सूबे के बाहर अगर कोई गवर्नमेंट जो है सूबाई गवर्नमेंट जो है वो कोई ट्रेड या बिजनेस कर रही है, डेट इनकम मे बी टैक्स अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और प्रोवेंशियल असेंबलीज वेयर बिजनेस कैरिड। अगर पंजाब गवर्नमेंट KPK में जाके कोई बिजनेस या ट्रेड कर रही है तो इसके ऊपर KPK टैक्स लेगा, या अगर ये जो है वो इस्लामाबाद में कर रहे हैं या इसके ऊपर कहीं पे भी फेडरल गवर्नमेंट का टैक्स बनता है तो वो ले लेगी। क्यों? क्योंकि ये एक सूबा कोई बिजनेस या ट्रेड कर रहा है तो इसके ऊपर वो टैक्स देगा। However, फी फॉर सर्विसेज कैन बी इम्पोज, ठीक है, यानी कि 3 चीज़ों के ऊपर टैक्स लग सकता है, ट्रेड, बिजनेस और फ़ी फॉर सर्विसेज। अगर कोई गवर्नमेंट सर्विसेज के ऊपर फ़ी चार्ज कर रही है, कोई ट्रेड कर रही है या कोई बिजनेस कर रही है तो इसके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी या इनकम है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, ना फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट। पावर ऑफ मजलिस शोरा यानी पार्लियामेंट टू इम्पोज टैक्स ऑन इनकम ऑफ सर्टेन कॉरपोरेशन। Parliament can make law for charging of tax on income of a company established by or owned by or controlled by federal or provincial government। है? कोई भी कंपनी जिसको एस्टेब्लिश किया हो, ओन किया हो या कंट्रोल किया हो या तो फेडरल गवर्नमेंट ने या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, जो पार्लियामेंट है वो कानून बना सकता है कि उसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जा सकता है। Order of court including Supreme Court, High Court which conflict with the above provision shall be void। अगर कोई ऐसा कानून बनता है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में तो वो वाइड समझा जाएगा, वो शुरू से ही काबिल अमल नहीं समझा, जो उसके बरक्स बन रहा हो, ठीक है। उसके बाद है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। पावर ऑफ फेडरेशन टू लेजिस्लेट ऑन टैक्सेस। वफाक की पावर्स के वो कानून बना सकती हैं टैक्सेस के लिए। एरिया वेयर बाय फेडरल गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट टू लेवी टैक्स, ठीक है, वो एरिया जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कानून बना सकती है वो टैक्स लगाने का। Following entries in federal legislative list contained in Constitution of Pakistan relate to taxes or following are the taxes which can be imposed by Federation। ड्यूटीज़ ऑफ कस्टम इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज़। तो इसके ऊपर कस्टम के ऊपर जो कानून बनाया जा सकता है, आपका फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कानून बना सकती है कि इसके ऊपर हमने ड्यूटीज़ लगानी है या एक्सपोर्ट के ऊपर ड्यूटी। कस्टम में वैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को ही देखा जा रहा है तो इनके ऊपर ड्यूटीज़ लगाई जा सकती हैं।
ड्यूटी ऑफ एक्साइज इंक्लूडिंग salt but not including alcoholic liquor, ठीक है, ओपियम और अदर नारकोटिक्स। एक्साइज ड्यूटी भी लगा सकती है फेडरल गवर्नमेंट, इससे रिलेटेड कानून भी बना सकती है कि इसके ऊपर टैक्स लेना है, जिसमें जो नमक है वो भी शामिल है, लेकिन इसमें शामिल नहीं है अल्कोहल, ठीक है, और अफीम, ठीक है, और अदर नारकोटिक्स। टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम है, तो ये भी हमारे एंड में लिखा हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगा सकती है इनकम के ऊपर, एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के। टैक्सेस ऑन कॉरपोरेशन यानी कंपनीज के ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं। टैक्सेस ऑन सेल परचेज ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोड्यूस यानी कि सेल टैक्स वगैरह, ठीक है। एक्सेप्ट सेल टैक्स ऑन सर्विसेज, सर्विसेज के अलावा गुड्स के ऊपर उनकी परचेज, सेल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर और कंज्यूम के ऊपर भी सेल टैक्स लगाया सकती है फेडरल गवर्नमेंट। सर्विसेज के ऊपर सूबे लगा रहे होते हैं, तो उसको यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद है टैक्सेस ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट नॉट इंक्लूडिंग टैक्सेस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्सेस हैं उसको छोड़ के कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट के ऊपर भी टैक्सेस लगा सकती है। कैपिटल ऑन मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल फॉर यूज इन जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, इनके ऊपर भी टैक्सेस लग सकते हैं। टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एनी प्लांट मशीनरी अंडरटेकिंग। Terminal tax on goods or passenger carried by railway, sea, air, taxes on fares and freights. Okay. Using above provision, following laws are enacted by the federal government. ये जो ऊपर हमने जितने भी आर्टिकल्स पढ़े हैं इनको मद्देनजर रखते हुए फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ टैक्सेस भी लगाए हुए हैं। ये लेजिस्लेटिव पावर है फेडरेशन की कि वो टैक्स लगा सकती है इनकम के ऊपर अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, टैक्स लगा सकती है कॉरपोरेशन के ऊपर, टैक्स लगा सकती है मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल्स फॉर यूज ऑन जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। ये कौन सा टैक्स बनता है, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर ये सारे टैक्सेस लगाए हुए हैं। देखिए फेडरेशन के पास पावर थी कि वो कानून बना के टैक्स लगा सकती है, तो उसने ये टैक्सेस लगाए हैं किस कानून के तहत, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत। अच्छा, टैक्सेस ऑन सेल परचेज ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, कंजम्पशन, एक्सेप्ट सेल टैक्स ऑन सर्विसेज, ठीक है। और टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऑन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ प्लांट मशीनरी इंस्टॉलेशन और एनी अदर और मोर ऑफ देम, ठीक है। इसमें किस कानून के तहत टैक्स लगाया गया है, सेल टैक्स एक्ट, फेडरल एक्साइज एक्ट, ठीक है, और कस्टम एक्ट। इन तीन कानूनों के तहत इसके ऊपर भी, इन चीज़ों के ऊपर भी टैक्स लगाया गया है, जो कि फेडरल के पास पावर थी कि वो कानून बना सकती है। उन्होंने ये टैक्सेस लेने के लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बनाया, ये टैक्स लेने के लिए उन्होंने सेल टैक्स, फेडरल एक्साइज एक्ट और कस्टम एक्ट बनाया। टैक्स ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ द एसेट्स नॉट इंक्लूडिंग टैक्सेस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये इसके पास पावर थी, इसके ऊपर टैक्स लगा सकती है फेडरेशन। और उन्होंने किस कानून के तहत लगाया है, कैपिटल वैल्यू टैक्स, ठीक है, जो कि लगाया गया है फाइनेंस एक्ट 1989 के थ्रू। तो ये कुछ कानून थे जिनके तहत वो टैक्स लगा रही है। अच्छा, अब है पावर ऑफ प्रोवेंसेस। पहले हमने फेडरेशन की पावर्स पढ़ी थी। टू लेजिस्लेट ऑन टैक्सेस, यानी कि वो एरिया जहाँ पे प्रोवेंशियल गवर्नमेंट जो है वो कानून बना सकती है टैक्स लगाने के लिए। तो सूबे लगाते हैं सेल टैक्स ऑन सर्विसेज, टैक्सेस ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्रोफेशनल टैक्स, टैक्स ऑन लग्जरी हाउसेज, टैक्स ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ लग्जरी व्हीकल और प्रॉपर्टी टैक्स। ये सूबों के पास पावर है कि वो इन इन चीज़ों के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास आई कैप के कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर आप देखेंगे ना तो ये सिंपल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आपसे आई कैप पूछ रहा होता है। यानी कि वो पहले क्वेश्चन कहता है लिस्ट करना है आपने टैक्सेस विच कैन बी इम्पोज बाय फेडरल गवर्नमेंट, और 6 मार्क का ये क्वेश्चन था, 2014 में आया था। आपने डिस्क्राइब करनी है ड्यूटीज़ ऑफ एनएफसी। फिर आपका क्वेश्चन था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, और आपने ये भी बताना है एक्सपेंडिचर कौन से हैं जो कि चार्ज होते हैं फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में।
अच्छा, अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 160 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आपने बताना है कि फॉर्मेशन कैसे होती है एनएफसी और कौन इसके मेंबर्स हो सकते। अच्छा, आपने लिस्ट करने हैं कोई भी 5 टैक्सेस जो कि इम्पोज कर सकती है फेडरेशंस, ठीक है, और ये अभी जो हमने पढ़ा है एज़ प्रोवाइडेड इन दी फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, जो कि लिस्ट प्रोवाइड की है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। फिर आपने ड्यूटीज़ बतानी है एनएफसी की, आपने लिस्ट करने हैं वो टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ जो कि रेस किए जा सकते हैं अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट के तहत। पार्लियामेंट के पास भी पावर थी कि वो टैक्सेस लगा सकती। आल्सो आपने बताने हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस विच आर कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ प्रोवेंसेस, और प्रोवेंस कौन से टैक्सेस लगा सकते हैं उसकी भी बात हो रही। फिर आपने 5 टैक्सेस बताने हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट लगा सकती है। तो इसी तरह ये आप देखेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप इसके क्वेश्चंस कर लेंगे, मैं आपको नोट्स दे दूंगा, उससे आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं सारे, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।